हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको नस्तीकरण का अर्थ एवं परिभाषा यानी डेफिनेशन और मीनिंग बताया था और इसके नस्तीकरण के उद्देश्य, उपयोगिता, लाभ या आवश्यकता यानी ऑब्जेक्ट्स, यूटिलिटी, एडवांटेजेस और नीड ऑफ फाइलिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझा दिया था, पढ़ा दिया था। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका, और टॉपिक है आदर्श नस्तीकरण प्रणाली के गुण या विशेषताएं या तत्व यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ एन आइडियल फाइलिंग सिस्टम। तो एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली यानी कि ऐसी प्रणाली जिसको व्यवसाय में अपनाया जा सके, उसके व्यवसाय के स्वरूप के आधार पर, तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या क्या क्या तत्व होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि नस्तीकरण की प्रत्येक पद्धति में यानी जो भी नस्तीकरण की प्रणाली अपनाई जाती है उसमें कुछ एक गुण होते हैं, यानी कुछ मेरिट्स होते हैं या कुछ दोष भी होते हैं। उस दोष यानी डिमेरिट्स, ये दोनों ही चीज़ें हर एक प्रणाली में होती हैं। अतः ये नहीं कहा जा सकता कि किसी पत्रों को फाइल करने की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी होती है। ये वास्तव में ये देखा जाए तो ये जो है व्यवसाय के स्वरूप पर निर्भर करता है। यानी व्यवसाय का स्वरूप अगर हमारा छोटा है तो दूसरी तरह की नस्तीकरण की प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, और अगर बड़ा है तो एक दूसरी तरह की या अलग तरीके की नस्तीकरण की प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। अब लेकिन कुछ एक गुण ऐसे हैं जो कि एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली में होने ही चाहिए और उन गुणों को अपनाया जाना चाहिए। उस आदर्श नस्तीकरण प्रणाली में कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो कि सामान्यतया होने चाहिए, तो उन गुणों को हम लोग देखते हैं। और उन गुणों में सबसे पहला है सरलता, यानी कि नस्तीकरण की जो भी प्रणाली, जो भी पद्धति अपनाई जाए वो बहुत आसान हो, सरल हो और उसको कोई भी कर्मचारी आसानी से प्रयोग कर सके, उसको चला सके, उसका संचालन कर सके। क्योंकि अगर नस्तीकरण की प्रणाली कठिन होगी और उसके लिए हमें कोई विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति को रखना पड़ेगा और अन्य कर्मचारी उसका अगर प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी प्रणाली को एक आदर्श नस्तीकरण की प्रणाली नहीं कहा जा सकता। दूसरा गुण है वो है सुरक्षा यानी सेफ्टी। सुरक्षा किस चीज़ से होनी चाहिए? एक तो कीड़े मकोड़ों से पत्रों की सुरक्षा हो। हमको ऐसी प्रणाली, ऐसी पद्धति को अपनाना चाहिए जिसमें पत्रों को सुरक्षित तरीके से रखा जा सके, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। अब सुरक्षा किस किस तरह से हो सकती है? एक तो पत्रों को कीड़े मकोड़े ना खाएं, जीव जंतु ना खाएं, और धूल आदि से उसकी सुरक्षा हो, डस्ट ना आ पाए उन पत्रों में। और साथ ही अगर संभव हो तो नस्तीकरण की ऐसी प्रणाली अपनाई जानी चाहिए जिसमें कुछ लॉक करने का सिस्टम हो, यानी लॉकिंग सिस्टम अगर उस प्रणाली में है तो उस प्रणाली में पत्र सुरक्षित रहेंगे और उन पत्रों को कोई भी व्यक्ति आसानी से चुरा नहीं पाएगा, और इस तरह से भी पत्रों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये इसका दूसरा गुण हुआ या दूसरी विशेषता हुई। और इसके बाद जो तीसरी विशेषता है, तीसरा जो गुण है वो है मितव्ययिता यानी इकोनॉमिकल। मितव्ययिता यानी खर्चीली ना हो। जो भी पद्धति अपनाई जाए पत्रों को फाइल करने के लिए, जो भी पद्धति अपनाई जाए, जो भी प्रणाली अपनाई जाए, वो अधिक खर्चीली ना हो, यानी व्यवसाय के लिए को जो है उस पर अत्यधिक व्यय ना करना पड़े, अत्यधिक एक्सपेंस ना करना पड़े। और उसमें उस प्रणाली को अगर हम अपनाते हैं तो कम खर्चे में ही हमारे पत्र आसानी से और सुरक्षित तरीके से रखे जा सकें। तो ये गुण भी जो है उस आदर्श नस्तीकरण की प्रणाली में होना चाहिए। यानी जो भी प्रणाली हम अपनाएं वो इकोनॉमिकल हो या मितव्ययिता से परिपूर्ण हो।
और इसके बाद है जो फोर्थ पॉइंट है वो है लोचदार यानी इलास्टिसिटी। लोचदार कहते हैं कि हमारे व्यवसाय का स्वरूप जैसे जैसे अगर बढ़ता है या घटता है तो उसके अनुरूप ही हम अपनी इस नस्तीकरण की प्रणाली को एडजस्ट कर सकें, उस नस्तीकरण प्रणाली को उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकें। जैसे कि अगर हमारे व्यवसाय का स्वरूप अगर बढ़ रहा है तो हम उस जो भी नस्तीकरण की प्रणाली है उसमें हम अधिक पत्रों को फाइल करने की व्यवस्था कर सकें, उसको उसी हिसाब से हम नस्तीकरण की प्रणाली को बढ़ा सकें। तो ये लोचदार यानी इलास्टिसिटी का गुण भी हमारी इस नस्तीकरण की प्रणाली में होना आवश्यक है। व्यवसाय की जैसे जैसे आवश्यकता बढ़े और उसी हिसाब से हम अपनी नस्तीकरण की प्रणाली को भी उसी हिसाब से बढ़ा पाएँ, तो ये लोचदार या इलास्टिसिटी का गुण भी हमारी इस आदर्श नस्तीकरण की प्रणाली में होना चाहिए। और इसके बाद एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फिफ्थ पॉइंट यानी गोपनीयता। गोपनीय यानी सीक्रेट या सीक्रेसी जिसको कह सकते हैं। तो गोपनीयता का मतलब ये है कि हमारे जो भी पत्र हैं उनका जो भी विषय है, उनमें जो भी कंटेंट्स हैं वो दूसरे लोगों को ना पता लग पाएँ, दूसरे लोग उन पत्रों की गोपनीयता को भंग ना कर पाएँ। उनमें जो भी बातें हैं उन पत्रों में, उन पत्रों को की बातों को दूसरे लोग आसानी से ना जान पाएँ। और अगर वो लोग इसको जान लेते हैं तो हमारी ये जो नस्तीकरण की प्रणाली है वो आदर्श नहीं कही जाएगी और हमारा जो पत्रों को गोपनीय रखने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और इस तरह से जो दूसरे लोग हैं वो इन पत्रों की गोपनीयता को भंग करके हमारे व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि हमारे व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं होगा। और इसके बाद है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शीघ्रता, यानी जब कभी भी हमें पत्रों को खोजने की आवश्यकता पड़े तो उसको खोजने में अधिक समय ना लगे, हमें ऐसी नस्तीकरण की प्रणाली को अपनाना चाहिए। अगर हमारी नस्तीकरण की प्रणाली में इस तरह की है कि पत्रों को खोजने में अधिक समय लग जाता है तो जब तक उन पत्रों को ढूंढा जाएगा तब तक उन पत्रों की जो प्रासंगिकता है, जो उनकी ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाएगी। और बाद में अगर वो पत्र मिल भी जाते हैं तो उन पत्रों का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो हमें जो भी नस्तीकरण की प्रणाली को अपनाएं, जो भी पद्धति अपनाएं, उसमें एक मुख्य गुण को हमें देखना है कि जब कभी भी हमें पत्रों की आवश्यकता पड़े उन पत्रों को कोई भी व्यक्ति आसानी से और शीघ्रता से प्राप्त कर सके, उनको आसानी से खोज सके। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है न्यूनतम स्थान घेरना, यानी हैविंग मिनिमम स्पेस। जो भी प्रणाली, जो भी पद्धति हम अपनाएं वो पद्धति हमारी अधिक स्थान घेरने वाली ना हो। अगर अधिक स्थान घेरने वाली होगी तो इसका मतलब ये है कि वो खर्चीली भी होगी, हमें हमारे व्यवसाय के लिए महंगी साबित होगी। अगर नस्तीकरण की प्रणाली न्यूनतम स्थान घेरेगी, कम जगह घेरेगी, तो उसको जो स्पेस जो भी हमारे पास बचेगा उसको हम अपने अन्य इक्विपमेंट्स को, अपने अन्य जो भी साधन हैं उनको रखने में यूज़ कर पाएंगे उस अतिरिक्त स्थान को। तो ये भी हमें देखना है कि जो हमारी नस्तीकरण की प्रणाली हो उसको वो न्यूनतम स्थान घेरने वाली हो, कम से कम स्थान घेरने वाली हो। और नेक्स्ट पॉइंट है एट्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ शीघ्र पहुंच। शीघ्र पहुंच का मतलब है, इंग्लिश में कहेंगे इसको क्विक रीच, यानी नस्तीकरण की व्यवस्था ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर सभी विभागों के कर्मचारी आसानी से एवं सरलता से पहुंच सकें, उनकी पहुंच सरलता एवं शीघ्रता से हो सके। क्योंकि अगर ऐसी जगह पर नस्तीकरण की प्रणाली को रखा जाता है कि जहां पर अन्य विभाग के कर्मचारी सुगमता पूर्वक नहीं आ सकते हैं, तो इस तरह से पत्रों को खोजने में या उनका उपयोग करने में, ज़रूरत पड़ने पर उनका उपयोग करने में हमें दिक्कत होगी, जो कि हमारे व्यवसाय के लिए हितकर साबित नहीं होगा, व्यवसाय के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि हमारी जो भी नस्तीकरण की प्रणाली है वो ऐसी जगह पर रखी जाए जहाँ पर सभी विभागों के कर्मचारी
जिनको उन पत्रों की या उन फाइलों की आवश्यकता है वो वहाँ पर आसानी से और सुगमतापूर्वक पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आज आपको कुछ एक गुण या विशेषताएं बताए जो कि एक आदर्श नस्तीकरण की प्रणाली में होने चाहिए। और अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इसके बाद, और वो टॉपिक है नस्तीकरण की पद्धतियाँ या मेथड्स ऑफ फाइलिंग। नस्तीकरण की कौन कौन सी पद्धतियाँ हो सकती हैं या कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। तो मेनली उसमें 2 टाइप्स हैं, और 2 टाइप्स में एक तो पहला नंबर है खड़ी नस्तीकरण प्रणाली यानी वर्टिकल सिस्टम ऑफ फाइलिंग। इसमें थोड़ा सा संक्षेप में अभी मैं बता देता हूँ, बाद में इसको और डिटेल में बताऊँगा। खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में क्या होता है कि जो भी पत्र हैं वो एक अलमारी या एक कैबिनेट के रूप में उसको रखा जाता है, और उसमें अलग अलग खाने होते हैं और उनमें पत्रों को खड़ी अवस्था में रखा जाता है, इसलिए इसको खड़ी नस्तीकरण प्रणाली कहते हैं यानी वर्टिकल सिस्टम ऑफ फाइलिंग। और सेकंड है लेटी या समतल नस्तीकरण प्रणाली। लेटी या समतल नस्तीकरण प्रणाली में क्या होता है कि पत्र फ्लैट अवस्था में रखे जाते हैं, यानी उनको समतल रूप में रखा जाता है, इसीलिए इसको हम इंग्लिश में फ्लैट सिस्टम ऑफ फाइलिंग भी कहते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले एक जो खड़ी नस्तीकरण प्रणाली है उसके बारे में समझते हैं। खड़ी नस्तीकरण प्रणाली ये एक आधुनिकतम प्रणाली है यानी मॉडर्न सिस्टम ऑफ फाइलिंग है, और इस प्रणाली को शीर्षस्थ फाइलिंग भी कहते हैं। शीर्षस्थ फाइलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पत्र जो है खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं, वर्टिकल सिस्टम में रखे जाते हैं, और इसीलिए इसको खड़ी नस्तीकरण प्रणाली या खड़ी फाइल पद्धति भी कहा जाता है। इस प्रणाली के या इस पद्धति के संचालन में या इसको अपनाने में निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है, यानी कौन कौन सी चीज़ें इसमें आवश्यक होती हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। इसमें पहली जो चीज़ होती है अलमारी यानी कैबिनेट। ये अलमारी किस लोहे या लकड़ी की किसी भी तरह की हो सकती है, यानी अलमारी लोहे की भी हो सकती है और लकड़ी की भी हो सकती है, और खानों वाली होती है, यानी इसमें अलग अलग खाने बने होते हैं पत्रों को रखने के लिए, और इसके खाने अधिक गहरे बने होते हैं, यानी अंदर को काफ़ी गहराई में बने होते हैं, क्योंकि पत्रों को फोल्डर में फाइल करके, यानी पत्रों को पहले फोल्डर में रखा जाता है और फिर उसको खड़ी अवस्था में रखा जाता है, इसीलिए इसको खड़ी नस्तीकरण प्रणाली भी कहते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और ये अलमारी 4 से 24 खानों तक की होती है, यानी इसमें आवश्यकता के अनुसार खाने बढ़ाए भी जा सकते हैं और या कम भी हो सकते हैं। तो 4 से 24 खानों तक की होती है इसमें। और अलमारी को कितने खानों वाली हो, अलमारी कितने खानों वाली हो, ये जो है व्यवसाय के आकार पर निर्भर करता है, यानी हमारा व्यवसाय जितना छोटा है तो उसमें खाने उतने कम होंगे, और ये व्यवसाय जितना बड़ा होगा उसमें खाने उतने ज़्यादा होंगे। तो ये अलमारी के बारे में मैंने बताया, और अभी इसको मैं आगे इन सारे जो भी सामग्री है तो उसको मैं डायग्राम के माध्यम से आगे स्लाइड्स में बताऊंगा। और सेकंड जो इसमें एक चीज़ जो ज़रूरत होती है वो होती है, एक तो कैबिनेट की बात हो गई, अभी अलमारी की बात हो गई, और दूसरी जो एक चाहिए होती है फोल्डर, क्योंकि पत्रों को जो है फोल्डर के रूप में ही फोल्डर के अंदर फाइल करके रखा जाता है। तो फोल्डर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फोल्डर ये एक मोटे कागज़ की फ़ाइल होती है, एक बहुत ही मोटे कागज़ की फ़ाइल होती है, और इसका पिछला भाग सामने के भाग से कुछ ऊंचा रहता है, यानी पिछला भाग थोड़ा सा ऊंचा रहेगा और सामने का भाग थोड़ा छोटा रहेगा। और इस ऊंचा जो भाग होता है पीछे की तरफ वाला, उस पर ग्राहक का नाम, पता या उसकी संख्या लिखी होती है। उस ग्राहक का नाम लिखा होगा, उसका एड्रेस लिखा होगा यानी ग्राहक कहाँ का रहने वाला है, और उसकी संख्या यानी ग्राहक संख्या, कस्टमर नंबर, वो भी लिखा होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए एक अलग फोल्डर होता है। हर एक ग्राहक के लिए जितने भी कस्टमर्स होंगे उनसे संबंधित जो भी पत्र होंगे तो हर एक ग्राहक का फोल्डर अलग होगा,
और उस फोल्डर में केवल उसी ग्राहक के पत्र रखे जाएंगे। और इसमें अब तो फोल्डर की बात हो गई, और इसके बाद तीसरा जो चीज़ इसमें चाहिए होती है वो है संकेत कार्ड यानी गाइड कार्ड्स। तो संकेत कार्ड क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। फोल्डरों को सरलता से ढूंढने के लिए संकेत कार्डों का प्रयोग किया जाता है, यानी फोल्डर हमें आसानी से मिल जाएं कि किस ग्राहक का फोल्डर कहाँ पर रखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, संकेत कार्ड यानी गाइड कार्ड्स का यूज़ करते हैं। ये संकेत कार्ड भी मोटे कागज़ के ही बने होते हैं, और इनके ऊपर का भाग, ऊपर का एक किनारा जो होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, और उसी उठे हुए किनारे पर वर्णात्मक अक्षर यानी अल्फ़ाबेटिकल वो लेटर लिखा होता है, या भौगोलिक अथवा संख्यात्मक क्रम के चिन्ह अंकित होते हैं। यानी अगर उस पर जो किनारा उठा हुआ होता है उस पर या तो हम जो है अल्फ़ाबेटिकल जो हमारे लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हम लिख सकते हैं, जैसे ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, और उसमें जो है ए से संबंधित जिन ग्राहकों के नाम ए से संबंधित हैं तो उन ग्राहकों के पत्र जो है उस फोल्डर में उस संकेत कार्ड के पीछे रख दिए जाते हैं। या उसको भौगोलिक यानी या संख्यात्मक क्रम के चिन्ह, जैसा भी हम ठीक समझें, वो हम उस संकेत कार्ड के उठे हुए भाग पर लिख देते हैं। और इसके बाद जो चौथी जो चीज़ है वो है अनुपस्थित कार्ड यानी एब्सेंट कार्ड्स। एब्सेंट कार्ड्स का यूज़ कहाँ पर होता है या क्या होते हैं ये, तो इसको देखते हैं। जब कोई फोल्डर किसी दराज से बाहर निकाला जाता है तो उसके स्थान पर अनुपस्थित कार्ड रख दिया जाता है। अब अनुपस्थित कार्ड जब उसके फोल्डर की जगह पर रख दिया जाएगा तो हमें एक नज़र देखने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ से कोई फोल्डर निकाला गया है। अब अनुपस्थित कार्ड क्या होता है तो उसके बारे में और देखते हैं। इस अनुपस्थित कार्ड पर फोल्डर की संख्या लिखी होती है, दिनांक और समय लिखा होता है, तथा निकालने वाले व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है। यानी जिस व्यक्ति ने उस फोल्डर को निकाला है तो उसका नाम लिख दिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो क्या हुई कि फोल्डर की संख्या होगी, कौन सी संख्या का फोल्डर निकाला गया है, दिनांक व समय यानी किस डेट को निकाला गया, किस टाइम में निकाला गया, और उसके बाद पत्र निकालने वाले का नाम, यानी जिस व्यक्ति ने पत्र को निकाला है तो उस व्यक्ति का नाम भी उस पर अंकित होता है। तो यह अनुपस्थित कार्ड के बारे में बात हो गई। और इसके बाद जो एक पांचवी चीज़ जो चाहिए होती है वो होती है स्थानांतरण पेटी, ट्रांसफ़र केसेस। जब जो हमारी अलमारी है खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में, जो हमारा कैबिनेट है, जो अलमारी है, वो जब वो पत्रों से पूरी तरह से भर जाती है तो उसके पत्रों को एक अलग संदूक में, जो कि लोहे या लकड़ी का बना होता है, तो उस संदूक में उन पत्रों को निकाल कर रख दिया जाता है। और उस संदूक या पेटी पर जो भी उसमें पत्र रखे होते हैं उनका संक्षिप्त विवरण लिखकर उस पर चिपका दिया जाता है, जिससे उस पेटी को देखते ही हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन से पत्र रखे हुए हैं। ये संदूक ही स्थानांतरण पेटी कहलाता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। स्थानांतरण पेटी या ट्रांसफ़र केसेस को एक निश्चित समय के बाद या पत्रकोश भर जाने पर पुराने पत्रों को निकाल लिया जाता है तथा लकड़ी या लोहे के संदूक में बंद करके सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। इस संदूक के ऊपर उसमें रखे गए पत्रों का संक्षिप्त विवरण लिखकर चिपका दिया जाता है। ये संदूक ही स्थानांतरण पेटी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली में क्या गुण या क्या विशेषताएं या क्या तत्व होने चाहिए वो मैंने आपको बताए, और इसके साथ ही नस्तीकरण की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं, और उनमें जो पहली पद्धति है खड़ी नस्तीकरण प्रणाली, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया, और उसमें कौन कौन सी सामग्री यूज़ होती है वो मैंने आपको बताया। अब इनको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो अभी मैंने जो पहली चीज़ इसमें बताई थी कि अलमारी या कैबिनेट क्या होता है, तो उसको देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें एक अलमारी रखी हुई है
और इसमें एक व्यक्ति आपको दराज खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस दराज में जो खड़े हुए एक फोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, और साथ ही हर एक दराज के ऊपर एक लेटर्स भी लिखे हुए हैं। जैसे ऊपर वाली दराज के ऊपर लिखा हुआ है A to F, यानी ए जिन व्यक्तियों के नाम ए से शुरू होते हैं उनके पत्र इसमें रखे हुए हैं, और इसके साथ ही F लेटर्स तक के पत्र या उनके फोल्डर्स जो है वो इसमें रखे हुए हैं। इसके साथ ही जो दराज ये व्यक्ति खींच रहा है तो उसमें G से लेकर K तक रखे हुए हैं, और साथ ही इसी तरह से नीचे L से लेकर R तक हैं, और फिर सबसे नीचे वाली जो दराज है उसमें S से लेकर Z तक हैं। तो इस तरह से ये आपको कैबिनेट दिखाई दे रहा होगा, और इसमें कैसे फोल्डर्स रखे होते हैं वो भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा। और नेक्स्ट जो चीज़ मैंने सेकंड नंबर की पढ़ाई थी आपको, फोल्डर, यानी फोल्डर क्या होता है। और फोल्डर में मैंने आपको बताया था कि इसका जो पिछला भाग होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, और उस उठे हुए भाग पर ये देखिए ग्राहक का नाम लिखा हुआ है संयम कुमार करके, और इनका एड्रेस लिखा हुआ है दिल्ली, यानी ये जो हैं इनका एड्रेस दिल्ली का है, और साथ ही ग्राहक संख्या भी लिखी होती है। तो फोल्डर के जो उठा हुआ भाग होता है उस पर ये 3 चीज़ें लिखी होती हैं, यानी ग्राहक का नाम, उसका एड्रेस और कस्टमर नंबर, ग्राहक संख्या लिखी होती है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी संकेत कार्ड। संकेत कार्ड में ये देखिए मैंने बताया था कि इसका जो एक सिरा जो है ऊपर की तरफ को वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, और उसी पर अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हो सकते हैं, या जो हमारा भौगोलिक क्रम से के हिसाब से भी उस पर इंडिकेशन हो सकता है, या विषयानुसार हो सकता है। तो जो भी इंडिकेशन है वो इसके उठे हुए भाग पर, जैसे ये जो संकेत कार्ड हैं, गाइड कार्ड्स हैं, इनका राइट पोर्शन देखिए थोड़ा सा उठा हुआ है, और उस पर ABCD E ये इस तरह से अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो संकेत कार्ड इस तरह से होते हैं, ये आपको क्लियरली दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो फोर्थ चीज़ मैंने पढ़ाई थी आपको, अनुपस्थित कार्ड, यानी एब्सेंट कार्ड्स क्या होते हैं। जब कोई फोल्डर निकाल लिया जाता है तो उसकी जगह पर इस कार्ड को रख दिया जाता है। और मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला जो कॉलम है वो है फोल्डर संख्या, यानी जो फोल्डर हमने निकाला है वहाँ से तो उसका नंबर इस पर होगा। और सेकंड कॉलम है दिनांक व समय, यानी डेट व टाइम, इस पर होगा। और तीसरा जो है वो पत्र निकालने वाले का नाम, यानी जिस व्यक्ति ने इस पत्र को या फोल्डर को निकाला है तो उसका नाम लिखा होगा इस पर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज आपको मैंने खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में खड़ी नस्तीकरण प्रणाली क्या होती है और उसमें कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपको बताया। और आदर्श नस्तीकरण प्रणाली में क्या क्या गुण होने चाहिए वो आपको पढ़ाया। और इससे आगे के जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा उसमें फोल्डरों को दराजों में किस तरह से रखा जाता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरे जो इससे पहले का वीडियो है उसको देख लें, उसके टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ लें और फिर इस वीडियो को देखें। उम्मीद है आपको पिछला वीडियो भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो भी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इन दोनों ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से शेयर करें, उनको इसके बारे में बताएं। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले जो भी वीडियोस हैं थ्योरी से रिलेटेड या न्यूमेरिकल से भी रिलेटेड आएंगे, तो वो सभी वीडियोस आपको समय से और सबसे पहले उनकी जानकारी मिलती रहे, उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।